Very good afternoon, friends. I've just given a time for the people to join because lots of people have shown an interest. So we wanted to give opportunity to all the people, being a very, very important topic. Yes, friend. Warm welcome on behalf of Doctors Risk Medico Legal Services for yet another knowledge sharing session. This session is going to be very, very important for hospital industry, for health sector people, for the doctors, and for the paramedical staff. But this session is going to not only help in reducing the litigation, but also increasing the reputation of the hospital if it has been understood well by the people. And since we have invited even the paramedical staff, we will probably going to have a session in both the language, probably more of Hindi than English. So all the doctors and other people who are not comfortable, because if at all some people may be absolutely, I don't think there will be people who will not be knowing Hindi, but if at all is there, can interact with me. But I will definitely try to take in both the language so that it helps the people to understand the topic very well. So friends, I really thank you all for showing a great interest in this particular session. Our interest very clearly in 18 years is to protect hospital industry and a doctor. और ये 18 साल के जर्नी में हमने बहुत एक्सपीरियंसेस किया है जब लिटिगेशन की बातें होती हैं, जब मेडिकल नेग्लिजेंस की एलिगेशन की बातें होती हैं, या किसी डॉक्टर को या हॉस्पिटल को ट्रबल किया जाता है। और ये सब चीजें हमने अपनी जर्नी में सीखी है। और एक चीज वी हैव अंडरस्टूड वेरी वेरी प्रैक्टिकली दैट बेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग माय डॉक्टर, प्रोटेक्टिंग माय पीपल is by educating them in the subject. क्योंकि ignorance is a cause of suffering. ये गौतम बुद्धा ने बोला है, भगवान गौतम बुद्धा कहते हैं कि अगर आपको सफरिंग को सीज करनी है तो इग्नोरेंस को आप नॉलेज से रिप्लेस कर दीजिए। हमने ये एक्सपीरियंस किया कि हमारे हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज के, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ या हमारे डॉक्टर्स अगर पुलिस केस से सफर होते हैं या पुलिस कॉल से सफर होते हैं या किसी एंटी सोशल एक्टिविस्ट के कॉल से डिस्टर्ब होते हैं, तो उसके पीछे एक ही रीजन रहता है कि देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल सॉर्ट ऑफ अ थिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंटेशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, आल्सो हाउ व्हाट वे वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ इन अ हॉस्पिटल इंडस्ट्री। एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट मेनी ऑफ द डॉक्टर्स हैज टेकन अ पेन टू इनवाइट देयर पैरामेडिकल स्टाफ्स, क्योंकि हमारे डॉक्टरों को पता है कि पैरामेडिकल स्टाफ्स आर द पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि 90% प्लस टाइम आपके पैरामेडिकल स्टाफ पेशेंट के साथ रहते हैं। हमारा डॉक्टर सिर्फ 10% टाइम इन्वेस्ट करता होगा एक पेशेंट के पीछे होल डे में, और 90% टाइम जब पैरामेडिकल स्टाफ रहते हैं, अगर इनके एटीट्यूड, इनके बिहेवियर, इनका रिस्पॉन्स, इनके कम्युनिकेशन, इनका ईगो हर्टिंग प्रॉपर नहीं रहा तो लिटिगेशन होगा, रेपुटेशन डाउन होगा। और इनका अगर प्रॉपर चैनलाइजेशन रहा तो प्रॉब्ली लिटिगेशन रिड्यूस होगा एंड रेपुटेशन इंक्रीज होगा। हमारा इंटरेस्ट एक ही है कि एजुकेट द पीपल सो दैट केसेस कम हो जाए, लोगों का फेथ हमारे डॉक्टरों पे और बढ़े। And for the purpose of the same, we are trying to train all paramedical staffs. क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जो कि लिटिगेशन के रूप में आए हुए हैं। That is because of the somewhere some mistake done by the paramedical staff because of the over dependency on them. और सबसे ग्रेटेस्ट प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जिस टॉपिक के लिए आप यहाँ हो वो है डॉक्यूमेंटेशन, वो है आपके मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग का। और आपको मैं बता दूं कि कोई भी मेडिकल लिटिगेशन कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है तो आपके पास प्रोटेक्टिव एक ही चीज रहती है, दैट इज योर मेडिकल रिकॉर्ड। दैट इफ इट ऑल गोज इन मेडिकल काउंसिल आल्सो, द डॉक्टर एज अ जज refers the paper. If goes to criminal court also, police are bound to refer to civil surgeon, and that is been read as a evidence by the officers.
and by the doctors, and अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाता है तो आपका मेडिकल रिकॉर्ड ही आपको बचाता है. तो मेडिकल रिकॉर्ड इज अ मेजर रोल प्लेयर. ये पूरे इंडिया का स्टोरी बता रहा हूँ कि मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग का पूरा बर्डन हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर चलता है. And the reason I'll tell you why I say so, because during academic year, when we join a medical college, and then in internship and housemanship, when we are there with any government hospital, we are a junior there. And junior का काम क्या रहता है? To do all sort of work for the learning purpose. और आपके seniors आपको सारे के सारे काम करवाते हैं क्योंकि सीनियर ने कर चुके रहते हैं. एंड उस टाइम पे अगर आप याद करो तो एकेडमिक ईयर में सारा डॉक्यूमेंटेशन, पेपर बनाना, ओपीडी पेपर, आईपीडी पेपर का इम्बोर्समेंट आपके ऊपर रहता है. एंड वंस यू बिकम अ सीनियर, you go to upper post like lecturer or AP or professor, you push everything to the junior because आपने लर्न कर लिया, आपने सीख लिया, आप मास्टरी ले लिया, अब आप पूरा का पूरा काम उनको सौंप देते हो. आप तो इस इंटेंशन से देते हो कि आपका जूनियर सीखेगा, लेकिन उसमें एक नेगेटिव पार्ट क्या होता है कि वी बिकम डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग एंड हमारा एक एडिक्शन हो जाता है. एंड देन when we start our private practice or when we start our private hospital, since we are already got that particular attitude or addiction, we wanted same thing to be done in our hospital. अब यहाँ आपका कोई जूनियर तो है नहीं जिसको आप इम्पोर्स करोगे, जिसको आप इन्फोर्स करोगे, तो आपके पास बचता कौन है? पैरामेडिकल स्टाफ. तो आप क्या करते हो? यू पुश ऑल द थिंग्स ऑन पैरामेडिकल स्टाफ टू मेक अ डॉक्यूमेंट. एंड उससे भी वर्स्ट पार्ट क्या है? We don't train them. We expect that they know everything. And because of that, lots of litigation happens in a court of law. And paramedical staff की भी एक limitation है. जो senior staff ने किया है वही junior staff भी करती है और आने वाली सारी क्रॉप करती है. और वो चीजें ही हमारे डॉक्टरों को आज समझने की जरूरत है. I'll give one example to make you understand why I say so. There's a latest judgment delivered by National Commission on 6th July 2020 during COVID period. वो जजमेंट क्या था जिसके अंदर आरजी स्टोन के ऊपर 10 लाख की पेनाल्टी दी गई थी और वो जजमेंट के अंदर ऑनरेबल कोर्ट has came to conclusion कि there's no medical negligence on the part of a treating doctor and there's no medical negligence on the part of hospital. तो जब मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है और इनको कोई भी फॉल्ट नहीं मिला है तो 10 लाख का पेनल्टी क्यों? एंड 10 लाख का पेनल्टी क्यों आया था? क्योंकि उनके पास शायद जो पेपर्स गए थे मेडिकल रिकॉर्ड वो ब्लैंक थे, जो कंसेंट फॉर्म था. ब्लैंक का मतलब आज भी अगर आपने हॉस्पिटल का आप ऑडिट करने के लिए आईपीडी पेपर उठा के देखो तो आपको मेजर पेपर ब्लैंक ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में एक तरह का एडिक्शन है, आदत है, चीजें वो एक तरह से ग्रेड धरी गई हैं कि जब पेशेंट सर्जरी के लिए आता है तो वी जस्ट टेक अ सिग्नेचर ऑन अ प्लेस ऑफ सिग्नेचर. We take a signature on the place of witness signature, but remaining thing we keep it for the doctor to fill. Doctor to fill means name of the doctor, diagnosis of the patient, or some procedure if at all need to be written in that. So all the blank spaces kept in a consent form is kept for the doctor to be filled. और हमारा डॉक्टर सर्जरी कर ले, सब कुछ सेटल्ड हो जाए, पेशेंट सेटल होकर घर पे चले गया तो उसका फोकस मेडिकल रिकॉर्ड पे नहीं रहता. Unless there is a complication happens, that time yes, my doctor become more alert and they make a paper properly. But when there is no emergency need, we forget, we never ever write anything. That paper goes in storage as it is. और साल भर के बाद अगर पेशेंट आपसे आके मेडिकल रिकॉर्ड मांगता है तो एक साल के अंदर ना हमारा डॉक्टर उस पर ध्यान देता है ना हमारे पैरामेडिकल स्टाफ उसको ध्यान देते हैं. आपको इंस्ट्रक्शन आता है पेपर दे दो, and my paramedical staff gives the xerox of the paper and that xerox goes blank to the patient's hand. And यही judgment आया था कि blanket consent, the word used by the Honorable National Commission is that the blanket consent where there is a space of a signature of a patient and a witness is unfair trade contract, is restrictive trade practice, and is deficiency in service on the part of hospital because it is high headedness of the hospital. That means that in general meaning is that
the opportunity to the patient has not been given prior to the consent to understand what is written in that. So because he is a beneficiary, he need to sign, he has signed. और वो कोर्ट ने फिर बोला कि such a practice need to be stopped. Hence 10 lakh rupees penalty to be paid to legal aid. 10 lakh की बात नहीं थी friend, but the judgment become precedent in India for all sort of a court cases going to crop up thereafter. And यही रीजन है कि आज की तारीख में पुराने जितने केसेस हैं कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं, उन सब के अंदर ये चीजें एडवोकेट ढूंढते हैं because they can cite a judgment and only on the basis of that cases are going against the doctor. कितनी छोटी सी बात थी. If at all would have taken a pen to just write the name of the doctor, name of the procedure, the diagnosis or XYZ, you know, 4-5 ही blank रहते हैं, probably would have been safeguarded. अब वो जजमेंट का इंटरप्रिटेशन लोगों ने अलग अलग तरीके से किया है, यहाँ तक की किया कि रिटर्न कंसेंट, द वर्ड यूज रिटर्न कंसेंट कहने का मतलब कि प्रिंटेड प्री प्रिंटेड रिटर्न कंसेंट का अब वैल्यू नहीं हो गया, अब आपको हाथ से लिखाना, सो दैट देयर इज अ एविडेंस दैट यस पेशेंट अंडरस्टूड द प्रोसीजर गोइंग टू बी डन ऑन देम. कितनी सी छोटी सी बात थी, बट बिकॉज सच अ थिंग हैज नॉट बीन फॉलोड, नाउ जजमेंट केम. Let me give you another example. जजमेंट जब आ जाता है तो प्रेसिडेंट हो जाता है, और अब बहुत सारे जजमेंट हमारे मेडिकल रिकॉर्ड के ऊपर आ चुके हैं जो प्रेसिडेंट करके साइन होती है. लेट मी गिव अनदर एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय द जजमेंट. द डिस्चार्ज कार्ड गिवन टू द पेशेंट either in IPD setup where discharge card is given, or summary of a treatment given in OPD setup, or in daycare centers, are the piece of paper which is very very important, including your OPD paper. Now एक केस हुआ था बॉम्बे हॉस्पिटल का, where chronic renal failure patient got admitted. If I'm not wrong, it is with corporate hospital Mumbai. It could be which hospital, I'm not very clear, but I remember this is the case of corporate hospital जिसके अंदर CRF का पेशेंट एडमिट हुआ था, क्रोनिक रीनल फेलियर का. ट्रीटमेंट हुआ, डिस्चार्ज कार्ड बनाने, डिस्चार्ज के टाइम पे डिस्चार्ज कार्ड बनाने का काम RMO हाउसमैन को दे दिया गया था. एंड ही बिलीव्ड probably that dialysis is known to the patient because year to year they are doing a dialysis. So they believe that dialysis is been done by the patient. He has not mentioned or forgot to mention whatever is in dialysis का उसके अंदर instruction. Remaining all instruction he has given. Patient died few days later. The relative has filed a complaint only on the basis of discharge card, saying that we are a layman, we are going to follow the paper given to us. In discharge card, nowhere they are mentioned that dialysis need to be done. In absence of that word, we have not done, being a layman, and then patient died for want of dialysis. 5 lakhs compensation. एक precedent बन गया. तो पेपर बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माय फ्रेंड इन एनी गिवन सिनेरियो सिचुएशन. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिफोर आई कम टू द पेपर, लेट मी गिव यू अनदर 2 एग्जांपल. दूसरी चीज है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन विद द पेशेंट. देखो आपके पास दर्दी आता है, सारे दर्द को लेके, पेन को लेके हम एक्सपेक्ट करता है आपका ट्रीटमेंट. लेट मी गिव यू your role when you treat a patient as a paramedical staff is to take care as far as possible and give a prompt services if needed. Case में हुआ था where patient was suffering from abdominal pain in IPD setup, relative was there and repeatedly calling a nurse in a bigger hospital, and in that hospital nurse was busy with some of her friend on a phone call for hours on a mobile, and multiple call given by the patient had not been heard by the nurse of that particular setup, which has caused real disturbance to the relative, and then relative has done hue and cry in hospital and leaded to the litigation in a court of law. Nurse got suspended because corporate hospital has put inquiry and they found and they suspended, but they have not trained the people.
यहाँ आपकी जरूरत है, क्योंकि आपकी सिंपैथी, एम्पैथी, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. And if you're not been trained for that, you can really end in miserable scenario situation. Another case, if proper training has not been given, it can lead to a massive issues in various hospitals. Let me give 2-3 example. एक हॉस्पिटल के अंदर नर्स was doing a delivery, trainee nurse or whatever, probably gynec has not reached, बच्चा हाथ से स्लिप हो गया, बच्चा जमीन पे गिरा, हेड इंजरी हुई, बच्चे को कन्वर्जन आया, शिफ्टेड टू NICU, बट बाय द टाइम बच्चू रीचेज टू द हॉस्पिटल, बच्चू डाइड. Bachchu was brought back, wrong information probably given to the management, to the treating doctor, believing these people that Bachchu died in home, not outside. Still birth certificate was given by the doctor. अब स्टिल बर्थ सर्टिफिकेट दिया, पेशेंट बॉडी को बरी करने गया, पेशेंट तो कूल था, पेशेंट को भी लगा डेस्टाइन है. वो शमशान घाट वाले ने क्वेरी रेज किया ऐसे ही कि बच्चा पेट में मर गया था क्या, बिकॉज ही हैज रीड द स्टिल बर्थ सर्टिफिकेट. एंड इमीडिएटली रिलेटिव सेड नो, बच्चू डाइड आउटसाइड द होम, मतलब पैदा होने के बाद मरा. एंड दैट गाय वाज अ खबरी टू द पुलिस. बॉडी तो दफन कर दी गई, पर ये बंदे ने पुलिस को इंटीमेट किया, पुलिस ने सुओ मोटो केस किया, पुलिस ने बॉडी एक्सह्यूम किया, पोस्टमार्टम को भेजा, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी डेथ पोस्ट डिलीवरी. और इसमें डॉक्टर को अरेस्ट किया नर्स के साथ में. जब स्टोरी मालूम पड़ी अंडर 304 ऑफ IPC, नर्स तो अरेस्ट हुई, लेकिन 304 में डॉक्टर भी अरेस्ट हुआ, कॉजिंग अ डेथ विदाउट इंटेंशन, विथ अ नॉलेज दैट पर्टिकुलर थिंग कैन लीड टू डेथ, जिसमें 10 साल का पनिशमेंट, नॉन बेलेबल ऑफेंस, 2 महीने लगे डॉक्टर का और नर्स का बेल लेने में. स्मॉल मिस्टेक. अगर प्रॉपर बता भी दिया होता तो प्रॉब्ली चीजें अलग होती थी, प्रॉपर सर्टिफिकेट गया होता. लेट मी गिव अनदर एग्जांपल. इस हॉस्पिटल में ओवर के टाइम पे, बीइंग अ पैरामेडिकल स्टाफ, प्रॉब्ली यू मे बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि ड्यूटी आवर्स आपका खत्म होता है और दूसरी नर्स का ड्यूटी आवर्स जब चालू होता है वो 15-20 मिनट्स में आपको ओवर देना होता है. आपको घर जाने की जल्दी रहती है, दूसरी वाली को ड्यूटी ज्वाइन करना रहता है. एग्जैक्टली सिमिलर सिनारियो में एक बच्चे को, 2 साल के बच्चे को ट्रीटमेंट दिया था डॉक्टर ने, डिस्चार्ज किया था हॉस्पिटल में. चूंकि कैनुला लगा हुआ था, IV लगी हुई थी, लास्ट डोज देके घर भेजने की बात थी. जिस नर्स के ड्यूटी आवर्स में वो था बच्चू, उस नर्स ने शायद बिजी होगी, दे नहीं पाई होगी और ओवर का टाइम हो गया. दूसरी जो नर्स आई उसने उसको ओवर में बोला कि ये बच्चे को ये इंजेक्शन देना है, देन डिस्चार्ज करना. ये जो आई नर्स है उसने कॉन्फ्लिक्ट किया कि जब 3 घंटे से बच्चा आपके पास है, आपके ड्यूटी में था, तो आपने 3 घंटे पहले क्यों नहीं दिया, एक छोटा इंजेक्शन देना था, एंड देन देयर वाज अ वर्बल आर्गुमेंट बिटवीन these nurses, and which was heard by the relative of that particular bachchu who was standing there with the bachchu. And फिर कुछ हुआ, गुस्से में एक नर्स गई, 2 कॉट के बीच में टेबल था जिसपे इंजेक्शन रखे थे. इस कॉट के ऊपर 16 ईयर का ओल्ड बंदा था जिसको एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम IV इंजेक्शन चालू था. ये कॉट पे बच्चू था जिसको टैक्सिन चालू था. ये नर्स ने 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन दिया एंड वो नर्स ने उस बच्चों को पुश कर दिया. ओवरडोज ऑफ एजिथ्रोमाइसिन लीडेड टू कन्वर्जन इन अ पेशेंट एंड डेथ ऑफ द पेशेंट. और उसमें पुलिस केस जब हुआ तो नर्स तो अरेस्ट हुई, लेकिन डॉक्टर्स भी अरेस्ट हुए अंडर 304. मेरा कहने का मतलब कि एटीट्यूड, बिहेवियर प्लेज अ वाइटल रोल. Presence of mind plays a vital role.